सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड लॉजिक पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं तर्कशास्त्र का परिचय विषय पर आपसे बात करना चाहूँगी। ये विषय नया है और सेकेंड ईयर में आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका है पाश्चात्य दर्शन और सेकंड पेपर जो है तर्कशास्त्र। ये जो पुस्तक है इसका नाम है तर्कशास्त्र एक परिचय। इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो है इरविंग एम कॉपी। सभी विद्यार्थी कृपया नोट कर लें। और ये पुस्तक जब आप खरीदें तो इसका जो प्रकाशन है वो प्रियर्सन प्रकाशन देख करके ही खरीदें। अच्छा, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, तर्कशास्त्र एक परिचय। इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को माना जाता है। मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य में विवेकशीलता का गुण पाया जाता है। इसी विवेकशीलता के कारण ही वह अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि विवेक से हमारा क्या अभिप्राय है? विवेक का अर्थ है असत्य तर्क को सत्य तर्क से अलग करना। अब इस असत्य तर्क को सत्य तर्क से अलग करने में ही तर्कशास्त्र हमारी सहायता करता है। साधारणतः देखा गया है कि एक सामान्य मनुष्य एक सामान्य बात के आधार पर विशेष सिद्धांत पर पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन यदि उसे तर्कशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वो उस निष्कर्ष पर न तो किसी वैज्ञानिक विधि का सहारा लेगा, ना ही किसी नियम का सहारा लेता है। बिना नियम के वो जल्दबाजी में एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है वह व्यक्ति कदापि यह गलती नहीं करेगा। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है वही व्यक्ति ठोस तर्क करने में समर्थ है। फिर भी यह सत्य है कि जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है वे तर्क करते समय गलतियां कम करते हैं। सत्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें तर्कशास्त्र के नियम और पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। दार्शनिक चिंतन में तो तर्कशास्त्र का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए अब हम आगे चलकर ये बताना चाहेंगे कि तर्कशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तर्कशास्त्र शब्द तर्क प्लस शास्त्र, इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तर्क का अर्थ है किसी भी समस्या के समाधान में किया जाने वाला बौद्धिक प्रयास, और शास्त्र का अर्थ है कि किसी विशेष विषय में निहित उसके सीमित और संचित ज्ञान का सुव्यवस्थित, गूढ़, सत्यपरक और निरपेक्ष अध्ययन कराना ही शास्त्र है। इस प्रकार हम तर्कशास्त्र की परिभाषा इस कर सकते हैं कि तर्कशास्त्र किसी भी बौद्धिक समस्या के समाधान में किया जाने वाला वह प्रयास जो अपने नियम, पद्धति और सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है, यह शास्त्र कहलाता है। अब तर्कशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें तर्क करते समय गलत और सही में अंतर करने में अनेक विधियां प्रदान करता है। तर्कशास्त्र का कार्य तर्क में प्रयुक्त जो कंटेंट है, जो अंतर्वस्तु है, उसका अध्ययन नहीं करता, वरन तर्क करते समय उसके आधार वाक्य और निष्कर्षों के बीच में जो तार्किक संबंध पाया जाता है उसी का अध्ययन करता है। तर्कशास्त्र जो है एक व्यवस्थित तर्क प्रक्रिया का अध्ययन है। जैसे कि विज्ञान एक तर्क व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है, उसी विज्ञान पर आधारित तर्कशास्त्र भी
तर्क प्रक्रिया पर आधारित है। अब तर्क प्रक्रिया से हमारा क्या अभिप्राय है? तर्क प्रक्रिया से यह अर्थ है कि हमारा जो निष्कर्ष है वो आधार वाक्यों पर आधारित होना चाहिए। यानी जब हम एक तथ्य से दूसरे तथ्य पर पहुंचते हैं तो उस समय हमारे जो भी तर्क हैं उससे सभी तर्क सहमत होने चाहिए। इसके अलावा विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वे सभी तर्कशास्त्र के आधार पर ही चलती हैं। क्यों? क्योंकि तर्कशास्त्र में तर्क की जो प्रक्रिया है एक सही क्रम में होती है। अब तर्कशास्त्र में मूल रूप से युक्तियाँ, आधार वाक्य, निष्कर्ष, इन सब का क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि युक्ति क्या है, तर्क क्या है। तो युक्ति जो है आधार वाक्य और निष्कर्ष, इन दोनों के बीच के संबंध पर आधारित है। इन दोनों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे हम युक्ति कहते हैं। युक्ति में कम से कम 3 तर्कवाक्य होते हैं। 3 तर्कवाक्य, जैसे मैं एक युक्ति आपके सामने रखती हूँ, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये पहला आधार वाक्य है। क्यों है? क्योंकि ये सभी मनुष्य हैं। नो, जैसे राम मनुष्य है इसलिए राम मरणशील है। अब ये युक्ति जो है इसमें 3 प्रकार के 3 तर्कवाक्य हैं। पहला तर्कवाक्य है, इसे हम मुख्य आधार वाक्य कहते हैं। दूसरा तर्कवाक्य है, इसे हम अमुख्य आधार वाक्य कहते हैं। तीसरा जो है निष्कर्ष है। अब मैंने आपको बताया है कि युक्ति से अभिप्राय ये है कि जो ये निष्कर्ष है ये इन 2 आधार वाक्यों से ही निगमित होना चाहिए। पहला जो आधार वाक्य है, दूसरा जो सहायक आधार वाक्य है, इन दोनों से ही ये निष्कर्ष निगमित होना चाहिए। आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो संबंध पाया जाता है वही संबंध युक्ति कहलाता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आधार वाक्य किसे कहते हैं, निष्कर्ष किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आधार वाक्य को हम समझ लेते हैं कि आधार वाक्य वे तर्क वाक्य हैं जो निष्कर्ष को साक्ष्य प्रदान करते हैं, यानी निष्कर्ष को प्रमाणित करते हैं। और निष्कर्ष वह स्वीकृत तर्क वाक्य है जो आधार वाक्यों से निगमित होता है। इस तरह से कहा जाता है कि आधार वाक्य और निष्कर्ष जो हैं दोनों सापेक्ष पद हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना आधार वाक्यों के निष्कर्ष को निगमित नहीं किया जा सकता। बिना निष्कर्ष के आधार वाक्यों का कोई वजूद नहीं है। ये हुआ आधार वाक्य और निष्कर्ष। अब यहाँ पर हमने तर्क वाक्य शब्द का प्रयोग किया है। तो युक्तियों में तर्क वाक्यों का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हमें ये भी जानना आवश्यक है कि तर्क वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य और तर्क वाक्य में क्या अंतर है ये भी जानना आवश्यक है। वाक्य भाषा का वह भाग है जिसमें उसकी रचना होती है। वाक्य व्याकरण की भाषा का वह भाग है जिसमें उसकी रचना होती है। और तर्क वाक्य जो है युक्ति की एक इकाई है।
जिसके पद सार्थक रूप से जुड़े रहते हैं। जैसे ये पद है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये एक तर्क वाक्य है। इसके सारे पद जो हैं सार्थक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, जबकि वाक्य का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। तर्क वाक्य जो हैं सत्य या असत्य होते हैं, और हमारा जो तर्कशास्त्र है उसमें जो वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं वे सभी सूचनात्मक और तथ्यात्मक होते हैं। प्रश्नवाचक, आज्ञाबोधक, विस्मयबोधक, ये इनका सत्यता या असत्यता से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे टीवी बंद करो, ये आदेशात्मक वाक्य है, इस पर सत्यता या असत्यता का नियम लागू नहीं होता। लेकिन तर्क वाक्यों पर सत्यता या असत्यता का नियम लागू होता है। एक उदाहरण से हम वाक्य और तर्क वाक्य को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, जलम वर्षांती, पाऊस पड़तो। अब ये जो वाक्य हैं अलग अलग भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इन सभी का एक ही अर्थ है। तो ये जो सामान्य अर्थ है इनका, वह सामान्य अर्थ ही वह तर्क वाक्य है जो इन तीन भाषाओं में अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है। अब युक्ति को आपने जान लिया, तर्क वाक्य को आपने जान लिया, आधार वाक्य को आपने जान लिया और निष्कर्ष को जान लिया। अब तर्कशास्त्र में जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करेंगे तो जितनी भी युक्तियां हैं उसमें कम से कम 3 तर्क वाक्य तो होने ही चाहिए और 3 ही पद होने चाहिए। कई बार एक ही युक्ति से आधार वाक्यों, एक ही युक्ति के आधार वाक्य से निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी युक्ति में आधार वाक्य पहले आते हैं और निष्कर्ष अंत में आता है। कई बार निष्कर्ष पहले आ जाता है और आधार वाक्य बाद में आता है। इस तरह से जब समस्या आती है तो हमें कुछ आधार वाक्य और निष्कर्ष निर्देशकों की सहायता से, इंडिकेटर्स की सहायता से हम युक्ति को पहचान सकते हैं। ठीक है। अब तर्कशास्त्र का जो हमने परिचय दिया है, इसमें मूल रूप में हम यही बात हमें जाननी है, जैसा कि पुस्तक के जो लेखक हैं इरविंग एम कॉपी, उन्होंने तर्कशास्त्र की जो परिभाषा दी है कि तर्कशास्त्र जो है असत्य तर्क से सत्य तर्क में, असत्य तर्क को सत्य तर्क से अलग करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों का, नियमों का एक विज्ञान। ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसी विषय को मैं कल, इसी टॉपिक को मैं कल आगे और बढ़ाऊंगी। थैंक यू।